आपका दिल टूटा है, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने सही रास्ता पकड़ लिया है, आपने अपने आप में अपने अंदर उस चीज को एड्रेस किया है, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। वो जो आपके कर्म हैं वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, स्क्रिप्चर्स भी यही कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप इनसे भाग रहे हैं तो अगले जन्म में आप वहीं से शुरू करेंगे जहां आपने अपने आप को खत्म किया था। तो आपके साथ वो घटित हो चुका है, आपके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप उस चीज को फेस करें। अब ये आपने सोचना है कि बेस्ट किस तरह फेस करें। मैं तो निकल रही हूँ और बहुत ग्रेजुअली निकल रही हूँ, स्मूथली निकल रही हूँ, लेकिन What about all those people जो इससे गुजरते हैं, जिन्हें कोई सपोर्ट करने वाला सिस्टम नहीं है जिनके पास, क्या गुजर नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ, और आज हमारे साथ रेडियो सिटी के स्टूडियो पर हैं नीलू कोहली, जो कि एक बेहतरीन अदाकारा हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी पर। मैम, कैसी रही आपकी जर्नी, कैसे आपने ये करियर चूज़ किया? यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। एक्चुअली मैंने ये करियर चूज़ नहीं किया, करियर ने मुझे चूज़ किया, क्योंकि मैं तो दूर दूर तक सोच नहीं सकती थी कि मैं एक्टिंग एज अ करियर चूज़ करूँगी, क्योंकि ऑनेस्टली आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एजुकेशनिस्ट। मतलब सब पढ़ाई में बिलीव करते हैं, सब ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में डॉक्टर इंजीनियर ही कामयाब होते हैं। तो दूर दूर तक ये दिमाग में भी नहीं था, जबकि एज अ चाइल्ड बचपन से व्हेन आई वाज इन देहरादून, मेरे अंकल्स जो मेरे चाचा वगैरह हैं, मेरे बुआ के बच्चे वगैरह, उन्होंने मिलकर एक वहाँ जागृति नाम का एक थिएटर ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था, विच वॉज नॉट रियली जस्ट थिएटर, इट वॉज अ वे ऑफ लाइफ। मतलब वहाँ बचपन से मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ बड़ी हुई हूँ कि फीमेल्स आर इक्वल, दहेज लेना गलत बात है, फीमेल फीटरसाइड, इंडिपेंडेंट वुमन, ये बचपन से ही मैंने अपने घरों में देखा है। और मतलब माय मदर इज़ अ प्रिंसिपल स्कूल की, मेरे बाकी जो अंकल्स वगैरह हैं, चाचे वगैरह हैं, दे ऑल एवरीबडी इज़ इनटू एजुकेशन, और उनके बच्चे, मतलब इन द सेंस कि एजुकेशन हमारे घर में एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड एजुकेशन। लेकिन सब थिएटरली भी इंक्लाइंड थे, तो मैंने उनकी तरफ का जो थिएटर था उसको अपना करियर बना लिया, क्योंकि अननोइंगली जब मैं उस माहौल में पली बड़ी तो मैं थिएटर सीख गई। तो बट यू नो हाउ इट इज़, बच्चा है, चलो ये बच्चे का रोल है, चलो आओ कर लो। तो शुरुआत मेरी ऐसे हुई थी, और बाद में रांची में जहाँ मैं थी, वहाँ गली नुक्कड़ के बच्चों को लेकर, जिसको आज स्ट्रीट प्ले कहते हैं, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। नुक्कड़ नाटक जी। तो ये नुक्कड़ नाटक हमें नहीं पता था आज इतना पॉपुलर हो जाएगा। हमने तो ये बचपन से किया हुआ है, तब ये नहीं पता था कि अब मेरे अंदर एक कलाकार छिपा हुआ है। तो जब बड़ी हुई, कॉलेज में गई, नेचुरली आई वाज गुड एट एकेडमिक्स, तो सबने यही कहा कि तो मैं आई वाज ट्रेनिंग टू बी अ साइकेट्रिस्ट। लेकिन तब अनफॉर्चुनेटली 84 राइट्स हुए, और उसने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे फादर लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि झारखंड में बहुत कुछ हुआ था उस वक्त, बिहार था वो जी। मेरे फादर की जितनी भी पूंजी थी जो उन्होंने लगाई थी, सब ख़त्म हो गई, और माय फादर कुड नेवर रिकवर आफ्टर दैट। वो इससे उभर ही नहीं पाए कभी। और क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स उस दौर से इतने ज़बरदस्त गुजरे थे कि वो डर जो उनके मन में बैठ गया था, उन्होंने कहा कि इसकी शादी कर दो। तो मैं 19.5 साल की थी, और बाय अबाउट आई थिंक 20 मेरी शादी हो गई थी। 21 साल में तो मैं माँ भी बन गई थी। मतलब मैं अपनी आई स्टूड थर्ड इन द यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, फर्स्ट इन माय कॉलेज, लेकिन मैं अपनी डिग्री लेने नहीं जा पाई, क्योंकि एक छोटा सा बेबी मेरी गोदी में था तब तक। उस समय
बहुत वो लग रहा था कि करियर ख़त्म हो गया, कहाँ फंस गए, क्या है ये। आई ऑल्सो हैड मतलब उस वक्त जब कहते हैं ना वो समय आता है, तो मेरी मदर इन लॉ भी अल्जाइमर्स पेशेंट थी। और आज से 40 साल 38 इयर्स सिंस आई गॉट मैरिड, लोगों को ये समझ नहीं थी अल्जाइमर्स क्या है। होता क्या है? तो लोगों को लगता था पागलपन है, लेकिन कोई डर के मारे डॉक्टर के पास जाता नहीं था कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि एक टैबू था। लोगों को लगता था कि नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी, मुझे लग रहा था कि इनमें चेंजेस आ रहे हैं और हमें इन्हें डॉक्टर, लेकिन बहू थी। आज से 40 साल पहले जो एक एटमॉस्फेयर था, मतलब मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो सकती थी कि मैं अपने हस्बैंड तक को कहूँ, फैमिली को तो छोड़ दो। यू नो, ये जनरल एक वो जो होता है कि हमारी माँ पागल है, तो वो एक जो डर एक जो था। लेकिन थैंकफुली जो मेरी ननद थी, मे गॉड ब्लेस हर सोल, शी इज़ नो मोर, बट शी हैज़ बीन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। उन्होंने ये बात रियलाइज़ की और फिर हम उनको लेके गए और वी रियलाइज़ कि उनको अल्जाइमर्स नाम की डिज़ीज़ थी, जो आज तो इतनी कॉमन है, सबको पता है, लेकिन उस वक्त लोगों को पता नहीं था। तो एक नई नवेली 19-20 साल की लड़की माँ भी बन गई, एक ऐसी उसमें यू नो मदर इन लॉ का समझ नहीं। तो वो एक उस वक्त एक बहुत उस समय मुश्किल दौर था, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त के दौर ने जो मुझे सिखाया, जिससे आज मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन, जैसे कि लोग आम कहते हैं कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन, शायद वो नींव थी मेरी। आपने करियर की स्टार्टिंग करी, आपने बताया, तो आपका सपोर्ट कौन रहा? आपको ये बताने के लिए आपने खुद को पहचाना कि आप एक एक्टर हो, या फिर आपको सपोर्ट मिला फैमिली वालों का, या फिर किसने बताया कि तुम्हें ना एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए? मेरी एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले मेरी बेटी ने एक्टिंग की। हाँ, शुरू में उसने 6-7 एड्स किए। वो मैं उसको वो डेंटिस्ट के पास लेके गई थी, तो वहाँ कोई ऐड वाले आए हुए थे, उन्होंने कहा कि विल योर डॉटर, तो ऐसे उसने 5-6 एड्स किए। और उसी एक ऐड के दौरान दे सेड कि हमको ना इसकी माँ की ज़रूरत है, तो आप खड़ी हो जाइए। तो मैंने कहा, तो बोले विल गिव यू 1500 रुपीज़, 1500 रुपये उन्होंने कहा। देहरादून का थिएटर वाला आपका जाग गया। मैंने कहा ये अच्छा है, बस खड़े होना है और 1500 रुपये मिल जाएंगे, ऐसे ये तो अच्छा है यार। ये नहीं मुझे पता था कि आई वॉज बीइंग हॉरिबली पेड, आई शुड हैव, मतलब अच्छे खासे पैसे मिलने चाहिए थे मुझे। लेकिन उस चीज़ ने मेरे अंदर कुछ जगाया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं करना चाहती हूँ, तो उनको लगा कि ये पासिंग फैंटेसी है, थोड़ा सा करेगी, 2-4 करेगी। जैसे मैंने अपनी बेटी को उसके बाद करने नहीं दिया, बिकॉज मुझे लगा एक बच्चे का बचपन ख़त्म हो जाता है। तो मैंने लेकिन फिर वही है, कॉल्स आने शुरू हो गए कि कैन वी स्पीक टू साहिबाज मदर। तो ऐसे फिर मुझे एड ऑडिशंस आनी शुरू हुई और मैंने धीरे धीरे एड वर्ल्ड में कदम रखा और ऐसे मेरा करियर शुरू हुआ। तो जो शुरू में लगा कि ये तो मस्ती मस्ती में हो गया, वो बाद में करियर बन गया। तो इस तरीके से आपके करियर के एड, फिर उसके बाद आपके डेली सोप्स, हाँ, और फिर डेली सोप्स और फिर मूवीज़ भी। मूवीज़ तो बहुत लेट शुरू हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वही ओल्ड स्कूल मेंटालिटी की नहीं फिल्में नहीं करनी, टीवी ठीक है, टीवी सेफ है, फिल्में सेफ नहीं है। जो ये हमने कास्टिंग का जो ये पढ़ा होता है हमने, जो ये मैगजीन्स में पढ़ते हैं, ये सब करते हैं, वो कहीं ना कहीं क्योंकि हम वो एक मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है, हमें लगता है नहीं वो सेफ नहीं है। तो आप सेफ जोन में रह के हाँ ना, तो मेरे घर वाले बोलते टीवी करो ना बस। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी इंडस्ट्री से अच्छी इंडस्ट्री तो है ही नहीं। इतने अच्छे लोग, इतना मान सम्मान जो मिला है ज़िंदगी में, जो एक छोटा जो भी थोड़ा बहुत मैंने नाम कमाया है, वो इस इंडस्ट्री ने दिया है।
जो लोग कहते हैं वो हर फील्ड में होता है। यहाँ थोड़ा बस क्योंकि सेल्यूलॉइड है इसलिए सब लोग इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाते चढ़ाते हैं, लेकिन मुझे जो भी मिला है इस इंडस्ट्री से मिला है। और ख़ासकर जब मेरे हस्बैंड गए, जो प्रोडक्शन हाउसेस जिनके साथ हम काम करते थे, एक प्रोडक्शन हाउस ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपको कुछ भी चाहिए हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल साथी है। तो कहाँ मिलता है ये? आप कहीं चले जाएं, अगर आपने उनके साथ कहीं पहले काम, कोई आता है ये कहने के लिए कि आपको कुछ चाहिए तो आप बताइए। और एक दो ने तो हमारे पैसे तब तक ड्यू भी नहीं थे, उन्होंने चेक हमारे घर पे भेज दिए। तो ये है हमारी इंडस्ट्री, और ये है वो इंडस्ट्री की बातें जो बाहर तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि हमारे ही कुछ लोग बाहर जाके बहुत गलत बातें करते हैं इंडस्ट्री की। वहीं से मतलब आई कैन नॉट थैंक दिस इंडस्ट्री इनफ। मेरी ज़िंदगी संवारने वाली, मेरे हस्बैंड के वो भी उनका भी बिजनेस फिल्म से रिलेटेड था। तो हमारी तो रोज़ी रोटी, हमारी सब कुछ ये इंडस्ट्री है, और सब कुछ यहाँ से मिला है। ये वही लोग हैं जो एक टाइम पे मुझे कहते थे कि हम इससे बात नहीं, मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, आज से 25 साल पुरानी बात कर रही हूँ, जब फिल्में टीवी टाइप वो तो हम इससे बात नहीं करेंगे, ये फिल्म वाले हैं। ये वही लोग हैं जो बाद में आते थे अपनी फैमिली के साथ मेरे घर में मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए। आप क्लिक करते थे फिर? हाँ, मैं करती थी, क्यों नहीं, क्योंकि जो आपका मेंटल ग्रोथ है वो उनसे कहीं ज़्यादा है। तो आपकी सोच और उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी बिल्कुल। इसीलिए शायद मुझे इतनी इज्जत मिली है। स्ट्रॉन्ग वुमन से मुझे याद आया, जिस तरीके से 2023 में चीज़ें हुई, आपके हस्बैंड का जाना, और बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, दिखा किस तरीके से आप मतलब टूट जाना कहते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री में आपने फिर से वापसी करी। वो कैसे आपने अपने खुद को समेटा, कैसे उस जगह से इतनी ब्रोकन वीडियोस जो चल रहे थे, वायरल हो रहे थे हर जगह, वहाँ से अपने आप को आपने वापस कैसे समेटा? मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था। अचानक चले गए ना, तो उस वक्त तो खैर समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करूं, लेकिन सब कुछ सिर पर पड़ गया तो इमीडिएटली शुरुआत करनी पड़ी। हर चीज़ को समेटना, क्योंकि मेरा बेटा वो मर्चेंट नेवी में है, तो वो अपनी मर्चेंट नेवी से आया था। अगर वो अपना टर्म कंप्लीट नहीं करे, 180 डेज़ नहीं करे, तो उसका NRI स्टेटस, तो उसको वापस जाना था। वो 3 महीने रुका और वो वापस चला गया। और फिर मेरी बेटी और मैंने, ऑफ कोर्स वो जो सेटअप करके गया, थैंक गॉड, तो वी टुक ओवर आवर हस्बैंड्स बिजनेस। आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस एज अ पर्सन। मुझे लगा मैं कभी कैमरा फेस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं 4 वर्ड्स कैमरे के सामने बोल नहीं पाती थी उस वक्त। नहीं, मुझे इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि मैं 2 वर्ड्स बोलती थी और मैं अटक जाती थी। और एक टाइम था कि मैं अपने साथ दूसरों के भी डायलॉग्स याद कर लेती थी, मतलब मुझे पूरा सीन याद होता था। तो मुझे लगा मैं कभी नहीं कर पाऊँगी ये, और मैंने इरादा 6-7 महीने तक तो छोड़ ही दिया कम बैक करने का। हाँ, मैं भूल गई, मैंने कहा ये बिज़नेस है, बिज़नेस संभालूंगी मैं नहीं कर सकती है। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ आओ ना, चलो ये ऐड करो हमारे साथ। ये तो 8वें 9वें महीने में, आई थिंक 9th मंथ, और हाँ 9th मंथ के बाद मैंने एक ऐड की, एक शॉर्ट फिल्म की जो
उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं हमेशा काम करती थी, जिनके साथ एक कंफर्ट लेवल था। तो धीरे धीरे मेरे अंदर आया कि मछली पानी से बाहर तो निकल सकती है, तड़प सकती है, लेकिन उसको पानी में डालो तो वो वापस स्विम करना शुरू कर देती है। उसके लिए उसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक हिचक थी, एक ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करना जो एक ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी, आपको तो पता ही है कैसे होते हैं सब लोग। तो अगर मैं हंसती थी तो मुझे डर लगता था, द फियर ऑफ बीइंग जज्ड, कि अगर किसी ने मेरी वीडियो डाल दी या मैंने फोटो डाल दी जिसमें मैं हंस रही हूँ, खुश हूँ, लोग वो दर्द भूल जाते थे जो मैं गुजर चुकी हूँ, लेकिन उन्हें वो हंसी याद रहती थी, कुछ पल की हंसी जो कैद हो जाती थी कैमरे में। अगर किसी ने फोटो डाल दी, मैंने ही फोटो डाल दी, हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, एक मिडिल एज्ड वुमन हूँ, मेरे लिए अगर ये इतना बड़ा टैबू है बॉम्बे जैसी जगह में रहकर, तो उन औरतों का क्या होता होगा जो छोटी जगहों में, पिछड़ी जगहों में, छोटी सिटीज़ में रहती होंगी, जो जिनके ऊपर ये सब हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है। मैं तो फिर भी, मेरी फैमिली स्ट्रांग थी तो मैं निकल पाई, मतलब ठीक है निकल रही हूँ अभी पूरी तरह, लेकिन मैं कई बार सोचती थी और मुझे लगता था कि क्या होता होगा उनका, कितना मुश्किल होता होगा, कितना मुश्किल, कैसे गुजर पाती हूँ। मुझे इतने डीएम्स आने लगे लोगों के कि मैम आप कैसे कोप अप कर रही हैं। अब मैं उनको क्या बताऊं कि मेरा दर्द क्या है। उन्हें सिर्फ वो मेरी हंसी दिखती थी, उनको लगता था कि ओवरकम कर रही, हाँ यू नो व्हाट, एंड देन आई रियलाइज कि क्या है ये सोशल मीडिया यार, ये लोगों को शायद कई बार गलत मैसेज भेजता है, क्योंकि आप कभी रोते हुए अपनी फोटो नहीं डालते हैं, आप हंसते हुए ही डालते हैं। रोते हुए तो उन मीडिया वालों ने डाला, वो मैंने नहीं डाला। लेकिन अगर मैं जिंदगी की कुछ अपने जो पल जहाँ मुझे खुशी हो रही है वो अगर डाल दिए, तो लोगों ने जज करना शुरू कर दिया कि अभी ऐसा बुरा कि हुआ, हाँ साल नहीं हुआ, कुछ यू नो फ्रेंड्स भी वैसे हैं। तो मुझे लगा कि कितनी, लेकिन मेरी बेस्ट पार्ट ये है कि मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है, मेरी जो फैमिली है, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, दे आर लाइक रॉक। उन्होंने कहा जब हम चाहते हैं कि तुम उससे निकलो, मेरी बेटी, मेरा बेटा, बहू, मेरा सन इन लॉ, मेरे जो चारों बच्चे जो हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ना मेरे पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ, इतने मतलब ज़रूर कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो इतनी अच्छी औलादें मिली हैं। तो मैं तो निकल रही हूँ और बहुत ऑफ कोर्स ग्रेजुअली निकल रही हूँ, स्मूथली निकल रही हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट ऑल दोज पीपल जो इससे गुजरते हैं, मैं और जिन्हें कोई सपोर्ट करने सिस्टम नहीं है, जिनके पास क्या गुजरती होगी। सपोर्ट सिस्टम से मुझे एक चीज़ पूछना है कि बट स्टिल इन सब चीज़ों से जो 2023 में हुआ मार्च में, उसके बाद इन सब चीज़ से निकलने के लिए आपने क्या कुछ किया? बहुत कुछ किया। थैंकफुली मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहले ही जा चुकी थी। कोविड ने मुझे बहुत हेल्प किया था स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए, और जिस गुरु को मैं मानती हूँ उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, मेरी फ्रेंड्स ने। तो इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत 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 हेल्प किया रियलाइजेशन के लिए। एक्सेप्टेंस बहुत टाइम बाद आया। पहले एक आध महीने तो मुझे 2 महीने समझ ही नहीं आया। मुझे लगा कि क्या चल रहा है, कहीं गए कुछ है, वो यहाँ से होता मेरे साथ था, लेकिन मुझे कुछ रजिस्टर नहीं होता था, क्योंकि वो शॉक वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ रजिस्टर नहीं, कई बार यहाँ रजिस्टर होता था, यहाँ रजिस्टर नहीं होता था। तो वो कश्मकश में काफ़ी टाइम निकल गया। उसके बाद रियलाइजेशन के बाद एक्सेप्टेंस, वो प्रोसेस अभी चालू ही है।
अभी पूरी तरह तो नहीं हुआ, बट पेन तो खत्म नहीं होता है, वो धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है। बस उस पेन की आदत पड़ जाती है और आप उसके साथ जीना सीख जाते हैं। जीना सीख लेते हो। मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि आजकल ब्रेकअप होते हैं और एक्चुअली लंबे लॉन्ग टर्म रिलेशन के ब्रेकअप होते हैं, उसके बाद लड़कियां या फिर लड़के भी बहुत ही ऐसा सुसाइडल चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और बहुत गलत राह पे भी चले जाते हैं, भटक जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन भी था कि जब कुछ ऐसा होता है, अपना कुछ चला जाता है, छिन जाता है, या फिर जिससे हम समझते हैं कि ये ताउम्र हमारे साथ रहेगा और वो चीज़ हमसे चली जाती है दूर, उस समय अपने आप को कैसे सही रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ना, बिकॉज यू आर एग्जाम्पल। आपने अपने आप को, आपने कहा स्पिरिचुअली गाइड करके धीरे धीरे खुद को सही रास्ते पे आप वापस आए, अपने सही रास्ता इन द सेंस अपनी जॉब में वापस आए, आपने अपने करियर को फिर से कम बैक किया करियर में। तो वैसे ही कैसे उन लोगों को करना चाहिए, दिस वॉज माई क्वेश्चन, कि कैसे किस तरीके से अपने आप को जो चीज़ चली गई है उसे हटाकर आगे की चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सुसाइड की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सबसे आसान एस्केप है, जबकि इससे ज़्यादा तकलीफदेह कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, स्क्रिप्चर्स भी यही कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप इनसे भाग रहे हैं तो अगले जन्म में आप वहीं से शुरू करेंगे जहां आपने अपने आप को ख़त्म किया था। तो वो जो आपके कर्म हैं वो तो आपको भोगने ही भोगने हैं। तो सुसाइड इज़ नॉट द आंसर। और जो लोग रिलीजन में नहीं बिलीव करते हैं, जो लोग भगवान में नहीं, आजकल तो एग्नोस्टिक बहुत लोग हैं, जो एथिस्ट बहुत लोग हैं, मुझे लगता है उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। जब आप अपने अंदर झांकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो धीरे धीरे आप हील करते हैं। मुझे इतना मालूम है कि अगर उस ऊपर वाले ने आपको सवाल दिया है तो जवाब भी वो देता है। बस अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है, अपने साथ रहने की ज़रूरत है, और आपको सवाल के जवाब ज़रूर मिलेंगे। प्लस आजकल तो इतना कुछ सोशल मीडिया पर है, ये डिफरेंट पोर्टल्स जो आपको सिखाते हैं ये सब। हमारे टाइम पे तो कुछ था भी नहीं, आपको अवेयर कराते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, अब बहुत ओपनली सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है सब कुछ। तो उस हिसाब से सोशल मीडिया की सिर्फ गलत चीज़ें ना लेकर अच्छी चीज़ें लेकर भी आप ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं जी। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो दोस्त नहीं बनाना चाहते, जो शेयर नहीं करना चाहते। नहीं तो दोस्त तो आपकी जो बाउंस बोर्ड हैं वो आपको ज़िंदगी में अगर अच्छे दोस्त मिल गए तो फिर तो ज़िंदगी जीनी बहुत आसान हो जाती है। हर पेन खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, या फिर हमें उभरने में बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों की। बिल्कुल। तो अगर आप लोनर हैं तो भी आपके लिए बहुत कुछ है, बस ज़रूरत है सही रास्ते पर चलने की। ये बहुत लेक्चर साउंड करेगा जो मैं कह रही हूँ, लेकिन ये लेक्चर नहीं है, ये सच्चाई है। कोई और रास्ता है नहीं। मुझे या तो बता दीजिए आपके पास और कोई रास्ता है। एक्सेप्टेंस, और यही है, बहुत सीधा साधा यही रास्ता है, एक रास्ता जिससे आप बिल्कुल सब चीज़ों से, बुरी चीज़ों से या फिर दर्द से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, और ये प्रोसेस है। अगर आप कहें कि आज मेरा ब्रेकअप हुआ है, 4 दिन बाद मैं नहीं, आपका दिल टूटा है, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने सही रास्ता पकड़ लिया है, आपने अपने आप में, अपने अंदर अब उस चीज़ को एड्रेस किया है, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा और बहुत ही जल्दी फिर सब कुछ बदल जाएगा। और जैसे ये मेरे अंदर भी सवाल आया था कि मैं क्यों, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर वही है कि मेरा ऊपर वाला कहते तुम क्यों नहीं, तुम में ऐसा क्या खास है जो उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, या तुम भी तो उतनी ही, व्हाई कांट यू सफर, तुम क्या ऊपर से लिखवा के आई हो। तो जब आपको ये सब चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आपको वो एड्रेस करना पड़ता है। ये तो है नहीं, थॉट तो है नहीं कि आपने कह दिया कि नहीं इसके बारे में हम कल, आपके साथ वो घटित हो चुका है,
आपके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप उस चीज़ को फेस करें। अब ये आपने सोचना है कि बेस्ट किस तरह फेस करना है। तो समय ने मुझे ये सिखाया, स्पिरिचुअलिटी ने मुझे ये सिखाया कि उस चीज़ को सही तरीके से, जो मेरे हिसाब से सही था, जो आई थिंक जनरली सबके लिए सही है, वैसे फेस कर बस। फिर आप धीरे धीरे इस चीज़ से निकलते चले जाओगे। बिल्कुल। ठीक है, हमने बात की कि आपने कई सारे मूवीज़ में भी काम किया है। सो बड़े एक्टर्स के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आपके साथ बेस्ट एक्सपीरियंस आपका किसके साथ रहा? क्योंकि मैं टीवी करती थी, इसलिए मैं ऐसी फिल्में करती थी जिसमें छोटा रोल हो, क्योंकि टीवी वाले छोड़ते नहीं थे। तो छोटा रोल ले लिया कि थोड़े दिनों के लिए, चलो वो क्या कहते हैं ना, जो रोड ब्रेड बटर खाने वाले होते थे वो एक दिन जाके क्या बोलते हैं, बन और चीज़ खा लें, क्योंकि वो लग्जरी हुआ करती थी। तो मैं बहुत छोटे रोल्स करती थी। हाँ, बस 5-6 दिन का, 8 दिन का रोल है वो, 6 दिन का, बस इतना। लेकिन जब फिर मेरे पास मनमर्जियाँ फिल्म आई, और मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मुकेश छाबड़ा इज़ रिस्पॉन्सिबल मुझे पूरी तरह फिल्मों में लाने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे चॉइस नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं नीलू, आप सोचो, आई थिंक यू शुड डू दिस रोल। तो मैंने कहा नहीं मुकेश, आई कांट डू इट, क्योंकि मैं तो टीवी करती हूँ। तो ही सिंह, ऐसे मौके रोज़ रोज़ नहीं आते, आप करो। और कोइंसिडेंटली मेरे प्रोडक्शन हाउस वाले मान भी गए, और मैं पहली बार 1 महीने के लिए अमृतसर गई फिल्म करने के लिए। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना, अनुराग कश्यप सर के साथ काम करना, विकी कौशल के साथ, अभिषेक बच्चन के साथ, तापसी पन्नू के साथ। हालांकि अभिषेक के साथ तो वो मेरी सेकंड फिल्म थी, मेरी फर्स्ट फिल्म बहुत साल पहले रन थी उनके साथ। हाँ, तो वो मुझे लगा यार ये तो बड़ा अच्छा है, फिल्म करो। फिर मैंने फिल्में स्टार्ट की, आपको मज़ा आने लगा। फिर मुझे ना एक ऑल्सो क्या हुआ, मैंने रियलाइज़ किया कि टीवी करते करते ना एक सैचुरेशन पॉइंट आपके अंदर आ जाता है। आपने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, और ये मेरे लिए एक नया मीडियम था। तब तक OTT आ चुका था। तो मुझे लगा कि यार अपने आप को ग्रो करने के लिए इंसान को एक मौका देना चाहिए, और मैंने अपने आप को वो मौका दिया। और मैंने अपना जो घर, जो मेरी कर्म भूमि थी टीवी, वहाँ एक ब्रेक लगाया। मैंने कहा ग्रो करते हैं, सीखते हैं, एक नई दिशा मिली है। तो जो शुरू में सिर्फ टाइम पास के लिए मैं फिल्म्स करती थी, उसको मैंने एक फुल टाइम वो करना शुरू कर दिया। तो अच्छा लग रहा है। आपका बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ रहा है एक्टर्स? लाइक आई सेड कि ये जितने भी मैंने स्टार्स कहे हैं ना, ये चाहे अक्षय कुमार जी हो या रणबीर कपूर हो, या उसके साथ तो सिर्फ एक ऐड की, पर जो भी है, आमिर खान सर है, या विकी कौशल है, या अभिषेक है, सो मैनी जितने भी मैंने थोड़ा बहुत जो किया है, ये सब इतने डिसिप्लिन्ड हैं, सब अपने आप में इतने माहिर हैं अपने काम में, कि मेरा किसी के साथ बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, किसी के साथ नहीं। तो हर एक्सपीरियंस में आई यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड कि मुझे हर किसी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, चाहे वो फरहान सर के साथ हो, इन लक बाई चांस, मतलब जिसमें भी आप नाम लो, और मुझे बुरा एक्सपीरियंस कहीं भी नहीं है। आपका हर जगह आपका अच्छा बहुत अच्छा। आपके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आपका फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है? तो मैं ओल्ड स्कूल हूँ तो मुझे अपने टाइम में विनोद खन्ना बहुत अच्छे लगते थे, ऋषि कपूर बहुत अच्छे लगते थे। तो हमारा वो टाइम था।
आपका इन लोगों से मिलना हो पाया? ऋषि जी के साथ तो मैंने 4-5 फिल्में भी की, तो मेरा मेरा तो दैट वे आई वाज वेरी लकी। और आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ विनोद खन्ना सर, उनके साथ नहीं कर पाई फिल्म। आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ धर्मेंद्र जी, उनके साथ भी नहीं कर पाई, लेकिन ऋषि जी के साथ किया। और मैं शुरू से ही वो बेंट ऑफ माइंड की थी। मुझे शबाना जी अच्छी लगती थी, मुझे स्मिता जी अच्छी लगती थी। मैं मेरा जो चॉइस थोड़ी सी अलग थी। तो ऋषि सर के साथ आपने काम किया, कैसा कुछ ऐसा मोमेंट रहा जहाँ पे आप अपने फेवरेट हीरो के सामने हो और कुछ ऐसा हुआ हो जो यादगार बन गया? मेरी फर्स्ट फिल्म ऋषि जी के साथ जो थी, पहले कुछ दिन तो पटियाला हाउस थी, तो कुछ दिन तो मैं दूर से ही उनको देखती रही। फिर धीरे धीरे करके मतलब एक फैन जो सारी जवानी हमने निकाल दी बिंग, तो मैं तो डरती बहुत थी उनसे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो मैं ज़रा डरती थी उनके सामने जाने के लिए। बट जस्ट वर्कड। तो ऐसा मेरा कोई उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा, नहीं क्लोजनेस नहीं रहा कि मैं कहूँ कि ये मेरे यादगार। बट एक रिस्पेक्ट थी, तो हाँ, बस वो एक रिस्पेक्ट। आई न्यू वेयर टू ड्रॉ द लाइन, और मैं दूर ही रहती थी। डर था ना एक बहुत। हाँ, ऋषि कपूर पर्सनैलिटी भी ऐसी थी कि ऋषि कपूर। आपका खुद का फेवरेट कैरेक्टर आपने जो प्ले किया है? ये बहुत डिप्लोमेटिक लगेगा ये, लेकिन हर वो कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है हैज़ बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लोज था तभी तो किया। और जो कैरेक्टर मैं उस वक्त कर रही होती थी, मेरा वो फेवरेट हो जाता था। हाँ, जब वापस देखती थी तो मुझे लगता था इसको कि हाँ ये ठीक से कर सकती थी, ये ऐसे कर सकती थी ये। लेकिन मेरे लिए ये बोल पाना कि कौन सा कैरेक्टर आपके लिए क्लोज था, थोड़ा मुश्किल है। आपका लाइफ का बेस्ट मोमेंट जो अभी तक किसी को नहीं पता? दो ही मैं सोच सकती हूँ, और ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है जब मेरे बच्चे इस दुनिया में आए थे। वो जो मोमेंट था ना, कि जब पहले आई हैड माई सन फर्स्ट, वो जब मेरा बेटा मेरे सामने आया था तो मुझे लगता था ये मेरा है, मैंने इसको क्रिएट किया है। मतलब उससे ज़्यादा खुशी, उससे ज़्यादा मुझे लगता है खुशी का मोमेंट कभी नहीं हो सकता एक माँ के लिए। तो यू नो, जब आपको वो दिया जाता है, आपको लगता है कि माइन, ऊपर वाले की रहमत कि मुझे ये, मतलब मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा खुशी का मोमेंट था मेरे लिए पहली बार। और फिर उसके बाद, क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे बेटी चाहिए थी तो मैंने रोना शुरू कर दिया वहाँ, कुछ खुशी के मारे, कुछ ये कि मुझे बेटी चाहिए थी। तो दे सेड नहीं 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 बेटा है। तो ऐसे नहीं, इसीलिए तो रो रही हूँ क्योंकि बेटी चाहिए थी। तो इसीलिए फिर उतनी ही क्रेविंग एक बेटी के लिए थी। और जब बेटी आई तो उस वक्त तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत खुश थी मैं, और क्योंकि मदरहुड एक बार एक्सपीरियंस कर चुकी थी, उस वक्त पहली बार जो एक आश्चर्य, अमेजमेंट, वो सब था। बेटी के टाइम खुशी थी, सिर्फ खुशी थी, सिर्फ खुशी। आपकी लाइफ का वर्स्ट मोमेंट? ऑफ कोर्स, नेचुरली, बिना कहे मुझे लगता है सबको 24 मार्च 2023। अभी तक कई बार मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं हुआ था, ये नहीं। मैं कई बार अनइंटेंशनली वो फ़ोन करूँ कहाँ हैं, यू नो, यकीन नहीं होता है।
तो उससे ज़्यादा आई थिंक बस कुछ नहीं। बस कुछ नहीं हो सकता आपके साथ। मैम आपका फेवरेट सॉन्ग? आने वाला है बारिश के मौसम में। ओह मुझे हर बरसात का गाना अच्छा लगता है, और जितने पुराने बरसात के गाने हैं वो मेरे फेवरेट हैं। रिम झिम गिरे सावन, मतलब मुझे वो सबसे, आज का मौसम देख के भी मुझे यही याद आ रहा है। तो जितने भी बरसात वाले पुराने गाने हैं, एंड आई एम ओल्ड स्कूल, हालांकि वो मुझसे भी पुराने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो सोलफुल गाने थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपके पूरी इंडस्ट्री में सबसे खास लोग जिनसे आप अपने दिल की बातें शेयर कर पाते हो इजीली, जिनके सजेशंस आप ले पाते हो, जब भी आप परेशान होते हो आप रुख करते हो उनकी तरफ, कौन है वो? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उन दोस्तों में चंद दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। मेरी फ्रेंड है उषा बच्चानी, जो कि एक एक्टर हैं। आई एम वेरी क्लोज टू हर, मतलब हम तकरीबन रोज़ बात करते हैं। और बेसिकली 2-4 ऐसे हैं दोस्त जो बहुत क्लोज हैं। मतलब मैं अगर नाम लेने जाऊँ ना, फिर वही है कि मैं इसका नाम लूँ उसका नहीं, मुझे ये रह गया वो रह गया, तो मुझे लेना ही नहीं चाहिए था नाम। तो इफ़ यू कैन एडिट दैट प्लीज़, आई डोंट वांट, बिकॉज थैंकफुली मैं उन प्रिविलेज लोगों में से हूँ जिनके बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारे हमदर्द हैं, जिनसे तो मैं आप बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। चलिए, तो इसी के साथ ये थी हमारे साथ नीलू कोहली मैम, जिनका हमने पूरा करियर जर्नी जाना। थैंक यू सो मच मैम रेडियो सिटी में आने के लिए। Pleasure is all mine. I enjoyed every minute. थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।